Today we are going to study the first chapter of 7th class SST books, Our Environment. This is the online platform of St. Anne Public School. Now let's start. जैसा कि आप जानते हैं एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, और पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण का मतलब हमारे चारों ओर का परिवेश। हमारे जो चारों ओर का परिवेश है वो कैसा कैसा हो सकता है। आपने यहाँ पर देखिए, आप यू आर सीइंग सम पिक्चर्स, दिस वन एंड दिस वन। देर आर 4 pictures. These pictures are showing us that how we may represent the environment. ये देखिए, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, और ये मैन मेड है। 1 नंबर नेचुरल, 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 और ये 2 नंबर है, ये मैन मेड है। इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट को प्राकृतिक भी हो सकता है और इंसानों के द्वारा बनाया गया भी हो सकता है। द टर्म एनवायरनमेंट हैज़ कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवीनर। ये फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर, जिसका मीनिंग होता है टू सराउंड, और उससे ही एनवायरनमेंट बना है। दिस टर्म रेफर्स टू द सराउंडिंग्स within which an organism exists. इसका मतलब ये हुआ कि यह टर्म अपने चारों तरफ की उन सब चीज़ों को शामिल करता है जिसमें सब प्रकार के पदार्थ हैं। दिस टर्म रेफर्स टू द सराउंडिंग्स। हमारे चारों ओर की जो भी चीज़ें हैं उन सबको एनवायरनमेंट कहते हैं। दीज सराउंडिंग्स और कंडीशंस मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल एनवायरनमेंट एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के जितने भी वेरियस कंपोनेंट हैं, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग घटक हैं, उन सबको 2 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। नंबर 1 नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, जो प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरल का मतलब प्रकृति प्रदत्त, वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी पृथ्वी के ऊपर लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको मिलाकर बनता है। द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कंप्राइजेज द एलिमेंट्स दैट डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। जबकि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है वो नेचुरल और ह्यूमन बीइंग के जो बीच में, नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो इंटरेक्शन हुई है उसके द्वारा बनता है। जैसे पार्क्स हैं, डैम्स हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं, ये सब की सब। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। ये सब की सब विभिन्न उदाहरण हैं जिससे हमें इंटरेक्शंस का पता चलता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट। एज यू नो, नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स द नेचुरल एनवायरनमेंट consists of physical elements or the abiotic environment and biological elements or the biotic environment. Natural environment वह है जिसमें physical elements और biotic elements, biological elements दोनों शामिल होते हैं। देखिए, biological elements भी हैं जिसे बायोटिक एनवायरनमेंट बोलते हैं, और अबायोटिक एनवायरनमेंट जिसे फिजिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। फिजिकल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? Do you know what are the physical elements? Physical elements means mountains, rivers, stones, sand, ocean. These all things are physical elements.
air. Okay, these all are physical elements. And now biotic environment means biological elements में क्या है? Biological elements means tree, plants, grass, animals and any living things. Okay, these all are biological elements. I think that you understand. Physical elements जो सजीव नहीं है और biological elements जो सजीव हैं. मतलब जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं नॉन लिविंग हैं और जितने भी बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं. इसको ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ लो. नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स. बायोलॉजिकल जो है और फिजिकल है नॉन लिविंग. नाउ बायोटिक एनवायरमेंट. Abiotic environment. What is the meaning of abiotic environment? Abiotic environment. The abiotic environment comprises the inorganic or non-living things in the environment on. The abiotic environment comprises the inorganic or non-living things in the environment. हमारे वातावरण में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब की सब अबायोटिक एनवायरनमेंट के घटक हैं. जितनी भी इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब अबायोटिक एनवायरनमेंट में आती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू लिथोस्फीयर. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के इनके भौतिक गुण. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इनके जो भौतिक गुण हैं उसके आधार पर जो अबायोटिक एनवायरनमेंट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द लिथोस्फीयर, जिसे बोलते हैं थल मंडल. लिथोस्फीयर का मतलब थल, यानी जितनी भी ज़मीन है वो सारी की सारी लिथोस्फीयर है. फिर है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जितना भी जल है जहाँ जहाँ, चाहे एक तालाब में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे नदी में हो, वो सारा का सारा है हाइड्रोस्फीयर. और एटमॉस्फेयर यानी जहाँ जहाँ पर वायु है, चाहे पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष में जहाँ तक भी वायु है वो है एटमॉस्फेयर. These along with biosphere comprising our biotic environment are also called the four realms of the earth. Realms का मतलब क्या होता है? Realms means kingdom, क्षेत्र. तो आप ये देख लीजिए, These along with biosphere comprising our biotic environment. और ये सब मिलकर किसके साथ? बायोस्फीयर के साथ. ये सब के सब किसके साथ मिलेंगे? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. ये किसके साथ मिलेंगे? बायोस्फीयर के साथ मिलकर. और क्या बनाते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट. इस प्रकार से अर्थ के कितने रीम्स हो गए? कितने क्षेत्र, कितने आधारभूत क्षेत्र हो गए? 4. नंबर 1 लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड रॉक सरफेस. लिथोस्फीयर कठोर चट्टानी क्षेत्र है जिस पर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रहना संभव हो पाता है. इट एल्सो प्रोवाइड्स अस, ये हमें उपलब्ध करवाते हैं. कौन? लिथोस्फीयर. क्या उपलब्ध करवाते हैं? टू बिल्ड सेटलमेंट्स, आवास बनाने के लिए. सोयल टू कल्टीवेट, मिट्टी किस लिए क्या उपलब्ध करवाती है? क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए, खेती करने के लिए, प्लांट्स उगाने के लिए, फॉरेस्ट लगाने के लिए. माइंस एंड द वेरियस जियोलॉजिकल रिसोर्सेज, और भी अन्य भूगर्भिक रिसोर्सेज उपलब्ध करवाता है लिथोस्फीयर हमें. यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेज, जिनका बहुत अलग अलग क्षेत्रों में यूज
होता है। द हाइड्रोस्फीयर और द रीम ऑफ वाटर, हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर, इसमें ग्राउंड वाटर भी इंक्लूड है, एक्सट्रीमली असेंशियल, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स लाइफ ऑन दी अर्थ। द एटमोसफियर, जितनी भी अर्थ के ऊपर जितने भी सर्वाइवल हैं, जिंदा चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन सब के लिए वाटर बहुत ही कंपलसरी है। द एटमोसफियर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्स एटमोसफियर क्या है? गैसेज का मिक्सचर है, विच सराउंड्स द अर्थ, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घिरे हुए है, सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, और ये हमें विभिन्न प्रकार की लाइफ सपोर्टिंग गैसेज उपलब्ध करवाता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सअप करके, और हमें प्राणवायु देता है। प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस, और ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, जो अर्थ के चारों तरफ जो ओजोन की लेयर है वो हार्मफुल रेडिएशंस को रोकती है। तो ये ओजोन जो गैस की जो लेयर है वो भी एटमॉस्फेयर का ही एक पार्ट है। ऑफ द सन एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बाय मेकिंग द हैबिटेबल। एटमॉस्फेयर का काम क्या है कि सन से जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं उनको रोकता है, हमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेस देता है, और अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। किस लिए रेगुलेट करता है? ताकि ये रहने लायक हो, न तो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ने देता है, न ही टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम होने देता है। बायोटिक एनवायरनमेंट, द थ्री रिम्स ऑफ स्फेयर्स, जो प्रमुख तीन मंडल हैं कौन कौन से? लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमॉस्फियर। These are the three spheres converge to form, ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए मिक्सअप हो जाते हैं? A narrow zone of interaction, the biosphere which supports life। एक आपस में ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक नैरो जोन बनाते हैं, यानी एक संकीर्ण मंडल बनाते हैं या क्षेत्र बनाते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बायोस्फीयर, विच सपोर्ट्स लाइफ। और ये बायोस्फीयर क्या है? ये जीवन को सपोर्ट करता है, यानी जहाँ जीवन है वहीं बायोस्फीयर है, चाहे वो पृथ्वी से कितने ही मीटर नीचे हो, किलोमीटर नीचे हो, और चाहे पृथ्वी से कितनी ही ऊंचाई पर आकाश में हो, यदि जीवन है तो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर का मतलब ही यही हुआ कि ऑल लिविंग थिंग्स, बायोटिक जो जोन है वही बायोस्फीयर है। देयरफॉर इट इंक्लूड्स द बायोटिक एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो अबायोटिक एनवायरनमेंट। इसलिए बायोस्फीयर क्या है? बायोटिक एनवायरनमेंट और अबायोटिक एनवायरनमेंट को आपस में मिलाता है, यानी बायोस्फीयर में बायोटिक एनवायरनमेंट भी शामिल है और अबायोटिक एनवायरनमेंट भी शामिल है। द बायोस्फीयर इज स्प्रेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशियन टू द पीक ऑफ द लॉफ्टेस्ट माउंटेन्स। बायोटिक जो बायोस्फीयर है वो समुद्र के पैंदे से लेके और ऊंची पहाड़ी चोटियों तक विस्तृत है। समुद्र का पैंदा कितना है? अबाउट द सी सरफेस 11,000 मीटर बिलो, जो सी सरफेस से 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर तक गहरा, एंड 9,000 मीटर अबाव, और समुद्र तल से 9,000 मीटर यानी 9 किलोमीटर तक ऊंचा है। इतना इसका विस्तार है, यानी समुद्र तल से 11 किलोमीटर नीचे और 9 किलोमीटर ऊंचाई तक इस बायोस्फीयर का विस्तार है। द बायोस्फीयर इज होम टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोस्फीयर घर है। किनका घर है? जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब का घर है। These include the producers, consumers and decomposers which are interdependent। इनमें कौन कौन से शामिल हैं बायोस्फीयर में? जो बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैसी हैं?
प्रोड्यूसर्स जो उत्पादन करता है, कंज्यूमर्स जो उत्पादन किए गए को खाने वाले हैं, कंज्यूमर्स यानी उपभोग करने वाले हैं, एंड डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स का मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, इन सबको डीकम्पोज कर देते हैं, इन सब को नष्ट करके और किस में मिला देते हैं, लिथोस्फीयर में ही मिला देते हैं, विच आर इंटरडिपेंडेंट। और ये तीनों प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, ये तीनों के तीनों क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। द प्रोड्यूसर्स also called autotrophs such as green plants can prepare their own food using water, carbon dioxide and sunlight. The producers जो उत्पादक हैं या जो उत्पादन करने वाले हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ का मतलब स्वयं पोषी, यानी खुद का पोषण खुद करते हैं। किससे लेके, लिथोस्फीयर से उन्होंने लैंड ली, मिट्टी ली, हाइड्रोस्फीयर से उन्होंने पानी लिया, एटमॉस्फेयर से उन्होंने प्राणवायु ली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ली, और सनलाइट से उन्होंने इन सबको मिक्सअप करके अपना भोजन बनाया। इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द अदर लिविंग बींग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। प्रोड्यूसर्स के अलावा जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब के सब लिविंग बींग्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड हैं। किन के ऊपर हैं? प्लांट्स के ऊपर। फॉर देयर फूड, किसके लिए? अपने भोजन के लिए। कैसे कैसे डिपेंडेंट हैं? अब इस बात को आप देख लीजिए। हम इंसान हैं, हम किस पर डिपेंड हैं भोजन के लिए? यदि हम इफ़ वी आर वेजिटेरियन देन वी आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। यदि हम वेजिटेरियन हैं तो हम प्लांट्स के ऊपर निर्भर हैं, और हम नॉन वेजिटेरियंस हैं तो हम अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इस प्रकार से और जितने भी जीव हैं, प्लांट्स को छोड़ दो, ग्रासेस को छोड़ दो, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको छोड़ दो, बाकी जितने भी जीव हैं वो सब के सब क्या हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। These are known as consumers और heterotrophs. These are known as consumers. ये सब के सब क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स का मतलब जो अपना खुद का भोजन खुद नहीं बना पाते, वो दूसरों पर निर्भर हैं, उनको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं प्रोड्यूसर्स के अलावा वो सारी की सारी हेट्रोट्रॉप्स कहलाती हैं। कंज्यूमर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। लेकिन कंज्यूमर्स को यदि अपन डिवाइड करते हैं तो वो कितने भागों में बांटे जा सकते हैं? 3 टाइप्स में। कंज्यूमर्स कौन है? कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स के अलावा जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो सारी की सारी कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर्स के अलावा जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो सारी की सारी कंज्यूमर्स हैं। कौन है कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स की 3 टाइप हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब जो घास पत्ते खाते हैं। कॉर्निवोर्स, कॉर्निवोर्स का मतलब जो मांसाहारी हैं। और ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स का मतलब जो दोनों को खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। ह्यूमन बीइंग है वो ओमनिवोर में आती है, यानी ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेशन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड होता है कि वो हर्ब्स को भी पचा लेता है और फ्लैश को भी पचा लेता है। यानी मांसाहारी और हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों होता है। ऐसे डॉग भी है, अपने घरों में डॉग देखते हैं अपन, वो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। बिल्ली भी मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं। लेकिन जैसे गाय है, भैंस है, आपके घोड़े हैं, गधे हैं, ये जितने भी घास फूस चरने वाले जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे हर्बीवोर्स कहलाते हैं। और ऐसे जानवर जो घास नहीं खाते जैसे शेर है, चीता है, लायन है, आपका क्या नाम है, टाइगर्स हैं, ऐसे जितने भी जीव हैं वो कॉर्निवोर्स कहलाते हैं, यानी मांसाहारी कहलाते हैं। Decomposers include microorganisms such as bacteria which cause the breakdown of dead animals and plants. Decomposers, decomposers का मतलब
जो हर चीज़ को डीकम्पोज कर दें। डीकम्पोजर्स का मतलब अपघटक, यानी जो हर प्रकार के किसी भी प्रकार के जीव हैं, जंतु हैं, उन सबको नष्ट कर देते हैं। इंक्लूड माइक्रो ऑर्गन, डीकम्पोजर्स में कौन कौन है? एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी सूक्ष्म जीव जो हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते, सच जैसे बैक्टीरिया है, विच कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ डेड एनिमल्स, जो जिनका कारण क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ डेड एनिमल्स का ब्रेक डाउन। जैसे कोई भी जानवर मर गया और वो मरने के बाद में वो जैसा 10 दिन बाद, आज मरा है तो 10 दिन बाद में वैसा नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? सड़ने लग जाता है। वो क्यों सड़ने लग जाता है? बिकॉज द डीकम्पोजर्स स्टार्ट टू ईट देम। डीकम्पोजर्स उसको क्या करना शुरू कर देते हैं? खाना शुरू कर देते हैं, और लास्ट में उसको सड़ा के, गला के, और उसको खाते खाते वो उसको मिट्टी में मिला देते हैं। पानी में चला जाता है, हवा में चली जाती है, और जो सॉलिड था वो सारा का सारा मिट्टी में मिल जाता है, चाहे वो प्लांट्स हों। इस प्रकार से डीकम्पोजर्स का काम होता है कि किसी भी चीज़ को वापस उन्हीं चीज़ों में वापस मिला देना जिन चीज़ों से वो बनी है। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग बीइंग टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फूड चेन्स। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहाँ, कैसे? फ्रॉम वन लिविंग बीइंग टू अनदर इन द वेरियस फूड चेन्स, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फूड चेन्स। वेरियस जो फूड चेन्स हैं उनके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। कैसे होता रहता है? आप इस चीज़ को समझिए। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, जैसे घास को खाया किसने? बकरी ने या बकरे ने, और बकरे को खाया किसने? शेर ने, और या बकरे को खाया कुत्तों ने, कुत्तों को शेर ने खा लिया, शेर को डीकम्पोज कर दिया किसने? डीकम्पोजर्स ने। अब ये सब चीज़ें क्या हैं? जैसे बहुत सारी एनर्जी गाय ने या भैंस ने या बकरी ने खाई, वो एनर्जी किस में हो गई? वो प्रोड्यूसर्स से, प्लांट्स से किस में ट्रांसफर हो गई? एनिमल में, हर्बीवोर्स में। और हर्बीवोर्स ने उस हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया या ओमनिवोर्स ने खाया, उन्होंने खाया तो उनकी जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर होकर किस में आ गई? ओमनिवोर में आ गई। और ओमनिवोर्स को डीकम्पोज कर दिया गया तो वो एनर्जी किस में चली गई? वो एनर्जी चली गई वापस नेचर में। तो इस प्रकार से एनर्जी क्या है? ट्रांसफर होती रहती है। सेवरल सच फूड चेन्स लिंक अप टू फॉर्म फूड वेब्स। सेवरल सच फूड चेन्स, इस प्रकार की बहुत सारी फूड चेन्स हैं जो मिलकर और क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। फॉर्म फूड वेब्स बनाती हैं। ऑल द फूड वेब्स का मतलब खाद्य श्रृंखला। देखो, फूड चेन का मतलब तो हिंदी में होता है खाद्य श्रृंखला, और फॉर्म फूड वेब्स का मतलब खाद्य जाल, यानी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाते हैं। ऑल दी फूड वेब्स आर डेलिकेटली बैलेंस्ड। जितनी भी फूड वेब्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत जेंटली बैलेंस्ड होती हैं। यदि बैलेंस खत्म हो गया तो पूरी की पूरी फूड चेन खत्म हो जाएगी। यदि घास किसी क्षेत्र में खत्म हो गई तो उसको घास को खाने वाले जानवर मर जाएंगे, उस घास पर निर्भर जितने भी जानवर थे वो सब मर जाएंगे, फिर उन जानवरों पर जो जानवर निर्भर थे वो मर जाएंगे, और फिर उन जानवरों पर जो जानवर निर्भर थे वो मर जाएंगे। ऐसे करके फूड वेब में से यदि एक भी स्टेप कहीं खत्म होती है तो उसको बाद वाले जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, और उससे पहले वाले थे वो बढ़ जाते हैं। यदि मान लो जितने भी ग्रास के ऊपर, यानी जितने भी हर्बीवोर्स हैं, तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो तो ऐसे कैसे रहें, लेकिन हर्बीवोर्स खत्म हो जाएंगे। तो हर्बीवोर्स को खाने वाले जितने भी जीव थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि उनको खत्म करने वाला कोई है नहीं। इस प्रकार से पूरी की पूरी फूड चेन है वो इम्बैलेंस हो जाएगी यदि एक भी घटक, एक भी कंपोनेंट उस फूड चेन का यदि आउट हो गया फूड चेन में से, तो पूरी की पूरी फूड वेब है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इफ वन लिंक इन द वेब इज डिस्ट्रॉयड, यदि एक भी कड़ी डिस्ट्रॉय हुई, ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म्स विल बी अफेक्टेड, तो अन्य जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे उससे प्रभावित होंगे।